हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, मैं समीर राज आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि यह जो क्लास है वह बिहार लाइब्रेरियन KVS NVS EMRS DSSB UGC नेट JRF तथा राजस्थान लाइब्रेरियन और किसी भी स्टेट द्वारा, या तो महाराष्ट्र सेट हो, उत्तराखंड की सेट एग्जाम हो अथवा वेस्ट बंगाल की, तो किसी भी वैसे प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसमें लाइब्रेरी साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हों, उन सभी के लिए यह क्लास से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अथवा आप इस QR कोड के माध्यम से भी इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वैसे ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यह जो QR कोड है, इससे आप हमें गिफ्ट स्वरूप कुछ राशि, धनराशि सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने शुरू किया था जीरो टू हीरो बैच, और मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्लास दूंगा, और बिल्कुल बेसिक से, जिसमें हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में पढ़ रहे थे। इसी श्रृंखला में यह 8वां क्लास है, क्लास नंबर 8 है, और इस श्रृंखला को अब हम लोग अतिशीघ्र पूरा करेंगे, क्योंकि बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने की जो राह है वह बन चुकी है, और आप सभी को जल्द ही बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल सकती है। तो आप सभी से आग्रह यही है कि आप हमारे क्लास से जुड़े, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग ने फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसको हम लोग पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के मूल सिद्धांत कहते हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ा, और उसमें हम लोगों ने अभी तक इसमें अभी तक हम लोगों ने डिटेल्स ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट और हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी, जिसमें कि मैंने एशियंट लाइब्रेरी, मेडाइवल लाइब्रेरी और मॉडर्न लाइब्रेरी के बारे में जानकारी आप सभी को दी थी। फिर से आप सभी को मैंने पढ़ाया था कि लाइब्रेरी का एज एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था के रूप में क्या प्रयोग है, वो मैंने बहुत ही विस्तार से आप सभी को पढ़ाया है। फिर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से मैंने बताया है, और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को मैंने बहुत ही विस्तार से बताया है। उसमें मैंने माइकल गोरमैन द्वारा और CLC द्वारा, मतलब 5 लॉज दिए गए हैं उसको। फिर से एलरेजा नोरोजी द्वारा कौन कौन से 5 लॉज में क्या कहा गया है, फिर मीडिया के संदर्भ में रंगनाथन के 5 लॉ क्या होते हैं, ये सभी चीजें मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। आप अगर नए हैं तो मेरे पुराने वीडियो को देखिएगा, उससे आपको अवश्य ही जानकारी मिलेगी। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज में हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ा है, और लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि किस राज्य में कब पुस्तकालय संघ का गठन किया गया, और इसमें हम लोगों ने काफी विस्तार से पढ़ा है। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज के बारे में भी पढ़ा है, और रिसोर्स शेयरिंग ऑफ कंसोर्टियम, जिसमें हम लोगों ने मुख्यतः OCLC के बारे में, ऑनलाइन कंप्यूटर, RLG, जानेट और इन्फिलिबनेट तथा क्लिबनेट, एडीनेट और माइलिबनेट और मेलिबनेट के बारे में विस्तार से पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने ऑल प्रोफेशनल एसोसिएशंस के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने FGILA पढ़ लिया है, GOCLAI के बारे में पढ़ा है, इफ्ला, यूनिमार्क, UBC, यूनेस्को, यूनिसिस्ट, RRLF, IASLIC, ALA लाइब्रेरी एसोसिएशन, लीजा और एसलिव और SLA UGC और FID, इन सभी टर्म्स को हम लोगों ने बारी बारी से बहुत ही विस्तार पूर्वक से पढ़ा है। और उसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ तक तो इस यूनिट में पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है, जो सेक्शन है, वह है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, जिसको हम लोग कहते हैं सूचना साक्षरता। तो इस यूनिट में हम लोग सूचना साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे।
और सूचना साक्षरता में हम लोग 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी की बात भी करेंगे। मतलब कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी की जितने भी मॉडल हैं, जैसे कि कुअलथाउ मॉडल हो गया, प्लस मॉडल हो गया, 8W इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल हो गया, बिग सिक्स मॉडल हो गया और स्कूनुल हो गया। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी हम लोग व्याख्या पूर्वक करेंगे। इसके पश्चात इस क्लास के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ यूजर्स, पब्लिक लाइब्रेरी एंड एक्सटेंशन सर्विस एक क्लास में, और ओरिएंटल लाइब्रेरीज के बारे में एक क्लास में हम लोग, और 2 क्लास इसमें चलेगी और उसमें मैं विस्तार पूर्वक से बढ़ाऊंगा। और उसके बाद एक 1 या 1.5 घंटे की क्लास होगी जिसमें ऑल इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो भी हैं उसको मैं रिवीजन के तौर पे, ठीक है, यूनिट 1 फुल रिवीजन करके एक ऐसा वीडियो मैं बनाऊंगा आप सभी के लिए, जिसमें आप इस एक वीडियो से आप अभी तक जितने भी यूनिट 1 में चीजें मैंने पढ़ाई है वो सारी चीजों को आप एक जगह पे पाएंगे, ठीक है। और अब शुरू करते हैं हम लोग क्लास, जिसमें जैसे कि मैंने बताया था आप सभी को कि इस बार हम लोग का टॉपिक है सूचना साक्षरता। सूचना साक्षरता जिसे हम लोग इंग्लिश में इंफॉर्मेशन लिटरेसी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या होती है। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी, और ये जो शब्द है इंफॉर्मेशन लिटरेसी सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग, प्रथम प्रयोग जो है 1974 में, इस चीज को बहुत ही बाखूबी पूर्वक आप सभी याद रखेंगे और आप सभी को पता भी होगी। 1974 ईस्वी में पॉल जी जुकोरवस्की द्वारा किया गया था। मैंने इस वीडियो से आप सभी के लिए कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर आप इसको इंग्लिश मीडियम में भी लाइए ताकि हम लोगों को पढ़ने में सहूलियत हो। तो इसको इंग्लिश में देखेंगे, इसको आप बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी, द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय पॉल जी जोकोरवस्की इन 1974। यानी कि 1974 में पॉल जी जोकोरवस्की द्वारा इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द गढ़ा गया। तो यहीं से आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा पॉल जी जोकोरवस्की। और इसी में पूछा जाएगा कि कब इसका प्रथम प्रयोग किया गया था। तो 1974 ईस्वी, 1974, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सूचना साक्षरता की अगर डिफिनीशन की हम लोग बात करें, ठीक है, डिफिनीशन जिसे हम लोग परिभाषा कहते हैं, तो सूचना साक्षरता की परिभाषा क्या हो सकती है ये आप यहाँ पे देखेंगे। सूचना साक्षरता किसी व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसके द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उसे किस सूचना की जरूरत है और तथा वह सूचना कहाँ मिलेगी। देखिए, सूचना तो बहुत सारी चीजें हैं, सूचना तो आप खोजिएगा, इस ब्रह्मांड में तो इतनी सारी सूचनाएं हैं कि आपका माइंड क्रैश कर जाएगा, उतनी सूचना आप ग्रहण नहीं कर सकते। तभी तो हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो देखिए, 10th तक सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, 12th के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसमें से साइंस स्ट्रीम हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, सबको अलग अलग बांट कर पढ़ते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि किसी सभी सब्जेक्ट को पढ़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत बृहत स्तर पे है। उसी प्रकार से सूचना साक्षरता जो है वह व्यक्ति की एक प्रकार की योग्यता होती है जिसके द्वारा वह अपने आप को जानने का प्रयास करता है और उससे आकलन खुद का करता है ताकि उसको पता चले कि उसे किस सूचना की जरूरत है। और वह सूचना की मुझे जरूरत है, मुझे कंप्यूटर से संबंधित अगर सूचना चाहिए तो कंप्यूटर से संबंधित सूचना कहाँ मिलेगी। मुझे लाइब्रेरी साइंस की सूचना चाहिए, मतलब उसकी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइएगा, वहाँ पे आपको नई नई वैकेंसीज की जानकारी मिलती है। तो एक आपको पता चला कि नहीं कि मुझे सूचना ये चाहिए और इसकी जानकारी इस वेबसाइट पे मिलेगी या इस लिंक के माध्यम से मिलेगी। तो इसी चीज को जब हम लोग जानते हैं तो इसे ही इंफॉर्मेशन लिटरेसी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सूचना साक्षरता व्यक्ति में उस सूचना का मूल्यांकन करने, ठीक है, उस सूचना का मूल्यांकन भी करते हैं कि मैंने जो सूचना प्राप्त किया वो सही है, गलत है, क्या है, मेरे लिए उपयोगी है अथवा नहीं है, तथा उस सूचना का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की योग्यता भी होती है। तो सूचना साक्षरता की यही डिफिनेशन है कि सूचना साक्षरता किसी व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसके द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उसे किस सूचना की जरूरत है तथा वह सूचना कहाँ मिलेगी, ठीक है।
आशा करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे इस चीज़ को। अगला हम लोग इसी चीज को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, जो इंग्लिश से पढ़े हुए बच्चे हैं, जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल है, वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू नो व्हाट इंफॉर्मेशन ही नीड्स, उसे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड वेयर टू फाइंड इट, और वह कहाँ मिलेगी। इन एडिशन एन इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन हैज द एबिलिटी, जो इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन होते हैं उसके अंदर एबिलिटी होती है इवेलुएट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के इवेलुएट करने का, और यूज द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, और उस इंफॉर्मेशन को प्रभावी ढंग से लागू करने का उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है। अगला चीज हम लोग देखेंगे कि सूचना साक्षरता तो हम लोग जान गए। सूचना साक्षरता में हम लोगों ने ये भी जाना कि 1974 में सूचना साक्षरता सबसे पहले पॉल जी जिकोर्स्की ने किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी डिफिनेशन जानी, और अब हम जानेंगे कि उसके उपयोग क्या होते हैं, उसके क्षेत्र कौन से हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज और जानते हैं कि सीलिप का नाम आप लोगों ने सुना था। सीलिप का गठन 2002 ईस्वी में हुआ था, जो कि मैं जब आप सभी को लाइब्रेरी एसोसिएशन एएलए इस सभी चीजों की जानकारी मैं दे रहा था, तो उस समय मैंने सिलिप के बारे में बताया था कि सिलिप का गठन 2002 ईस्वी में हुआ था, और यह लाइब्रेरी एसोसिएशन तथा आईआईएस दो संस्था को मिलकर सिलिप का गठन किया गया था। तो ये जो सिलिप है, इसके अनुसार सूचना साक्षरता को डिफाइन किया गया है, उसको आप लोग यहाँ देखेंगे। तो सिलिप के अनुसार जो है, सूचना साक्षरता का मतलब यह है कि आपको कब और क्यों जानकारी की आवश्यकता है, इसे कहाँ खोजना है, और नैतिक तरीके से मूल्यांकन, उपयोग, संवाद कैसे करना है। ये सिलिप के द्वारा सूचना साक्षरता यानी कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब आपको समझाया गया है। क्या समझाया गया है? तो यह समझाया गया है कि आपको कब और क्यों जानकारी की आवश्यकता है, और इसे कहाँ खोजना है, और नैतिक तरीके से मूल्यांकन, उसका इंफॉर्मेशन का मूल्यांकन, उसके उपयोग और संवाद कैसे करने हैं, इसकी जानकारी पता करनी है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन लिटरेसी एज नोइंग व्हेन लैंड व्हाई यू नीड information, where to find it, and how to evaluate, use and communicate in ethical manner। ethical manner मतलब नैतिक तरीकों से करना है, ना कि अनैतिक तरीकों से। तो ये सिलिप के द्वारा जो डिफिनेशन दिया गया था, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग जानेंगे कि सूचना साक्षरता के विशिष्ट पहलू कौन कौन से हैं। तो देखिए, सूचना साक्षरता के विशिष्ट पहलू समझ मैं यहाँ पे समझाऊं, उससे पहले मैं ये बताऊं कि जो सूचना साक्षरता के जो मेन मेन पहलू होते हैं, वह तो होते हैं पहला कि सूचना उपयोग हेतु व्यवहारिक और अवधारणात्मक समझ क्या है उसकी, और सूचना प्रौद्योगिकी में इसके क्या प्रयोग होते हैं। ठीक है। अच्छा, सूचना साक्षरता के विशिष्ट पहलू में ये भी आता है कि जो सूचना संसाधन हमें प्रोवाइड कराई जाती है, उसके फॉर्मेट, ठीक है, और लोकेशन। लोकेशन मतलब उस सूचना को कहाँ से, उसका फॉर्म क्या है, फॉर्मेट क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, इसकी इसकी आपको समझ होनी चाहिए। मतलब इन चीजों को आपको समझने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। और देखिए, एक तो होती है, अभी जैसे आईटी सेक्टर आप लोग पढ़ते हैं, तो आईटी आधारित को भी अभी आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आईटी सेक्टर मतलब हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके भी जो सूचनाओं का उपयोग करना आप सभी को बखूबी आना चाहिए। तो ये कुछ विशिष्ट पहलू है। आप लोग को नए जैसे www वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग आना चाहिए, आपको कई वेबसाइट्स की जानकारी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने की, वैसे तो आप सभी को इससे परिचित होंगे कि ईमेल आईडी कैसे भेजा जाता है, वेबसाइट का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अभी नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसको आप सभी को समझना अति आवश्यक होता है, और यह सूचना साक्षरता के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अगर हम लोग सूचना साक्षरता की घटक की बात करें, ठीक है,
घटक मतलब कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या होती है, अगर हम लोग यहाँ बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग पुस्तकालय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पुस्तकालय पुस्तकालय साक्षरता होता है, पुस्तकालय साक्षरता, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें तो संसाधन संरक्षण, संसाधन। कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको मैं यहाँ लिखा देता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। संसाधन साक्षरता हो गया। थर्ड की हम लोग बात करें तो शोध साक्षरता हो गया, ठीक है। शोध साक्षरता हम लोगों के पास होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग करें तो शोध अगर लिख दिए तो उसकी प्रकाशन कैसे कराना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रकाशन साक्षरता की जानकारी होनी चाहिए। प्रकाशन साक्षरता जान गए। और मुख्यतः अभी के समय में जो है, जो अभी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो प्रौद्योगिकी संसाधन संरचना तो आपको जरूर ही आनी चाहिए। प्रौद्योगिकी संसाधन साक्षरता, ठीक है, इस चीज को आनी चाहिए। फिर आपको डिजिटल साक्षरता पता होना चाहिए। अगर डिजिटल साक्षरता से अभी आप लोग वंचित हैं तो बहुत पीछे चले जाइएगा। आपको इंफॉर्मेशन लिटरेसी के विशिष्ट पहलू ही नहीं मालूम होंगे। फिर सातवीं बात हम लोग करें तो नेटवर्क साक्षरता के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और अगला हम लोगों को साइंटिफिक एजुकेशन तो अवश्य ही पता होना चाहिए, यानी कि साइंटिफिक लिटरेसी, साइंटिफिक लिटरेसी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स थे, सूचना साक्षरता के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है, जिसमें आपको पुस्तकालय साक्षरता पता होनी चाहिए, संसाधन साक्षरता, शोध साक्षरता, प्रकाशन साक्षरता, प्रौद्योगिकी संसाधन संरक्षता, और डिजिटल साक्षरता, नेटवर्क साक्षरता, और साइंटिफिक लिटरेसी जिसको हम लोग वैज्ञानिक साक्षरता कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स आपको मैंने बताया है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि सूचना साक्षरता के मानक क्या होते हैं, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो इसके कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं जो कि इफ्ला के द्वारा भी मानक दिए गए हैं, और ACRL के द्वारा अथवा ASL के द्वारा, जिसे हम लोग अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड कहते हैं, इसके द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग AASL के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप सभी फर्स्ट पॉइंट देखेंगे सूचना साक्षरता के क्या मानक होते हैं। तो ASL के द्वारा क्या बोला गया है ये आप सभी यहाँ देखेंगे। तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग AASL स्टैंडर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, AASL स्टैंडर्ड कहते हैं। और यह जो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज स्टैंडर्ड स्कूली छात्रों से संबंधित है। पूछेगा कि AASL किससे संबंधित है, AASL किससे संबंधित है, तो यह क्या है, स्कूली छात्रों से संबंधित है। इस तथ्य को याद रखेंगे, जिसे एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये भी आपसे प्रश्न एक पूछा जा सकता है कि AASL जो है, AASL जिसको हम लोग अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड कहते हैं, तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे, परंतु जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इस चीज को आप लोग एकदम याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये ASL के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। क्या ASL के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो फर्स्ट में तो हम लोग पढ़ा कि इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरी चीजें क्या पढ़ी कि यह जो स्टैंडर्ड है वह स्कूली छात्रों से संबंधित है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप लोग, स्कूली छात्रों से संबंधित है, ठीक है। तीसरा इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह जो है एसोसिएशंस फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये तीन तथ्य इसमें जो हैं वो आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अभी ACRL, ACRL के बारे में पढ़ेंगे। और यकीन मानिए
कि ACRL और AASL से आपको किसी न किसी, अगर प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, क्वेश्चंस बना रहे होंगे, तो आपको एक ना एक प्रश्न आपको वहां से देखने को अवश्य ही मिलती है। और ये बहुत ही, जो सूचना साक्षरता टॉपिक है, यह बहुत ही जरूरी है, और इससे एक या दो क्वेश्चन आपको हर हाल में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो AASL के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फिर ACRL के बारे में पढ़ा। तो ACRL के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज स्टैंडर्ड, तो ये क्या होगा, ACRL। और AASL का क्या होता था, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज स्टैंडर्ड। देखिए, मैं चाहता हूँ कि एक ही क्लास में आप सभी को इतनी अच्छे से पढ़ा दी जाए और याद करा दिया जाए, ताकि आपको फिर से दोबारा इसे पढ़ने की आवश्यकता न पड़े और आपको कंठस्थ हो, मतलब याद रहे। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में पढ़ा कर आगे निकल जाऊं और आप कुछ समझे ही नहीं अथवा आपको याद ही ना हो। तो ASL के बारे में जाना, ACRL का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज स्टैंडर्ड। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज रिसर्च स्टैंडर्ड द्वारा प्रस्तुत यह मानक उच्च शिक्षा से संबंधित है। तो ACRL पूछा जाएगा कि किस शिक्षा से संबंधित है, तो उच्च शिक्षा से संबंधित है, जबकि AASL जो है वह स्कूली छात्रों से संबंधित है, यानी कि स्कूली शिक्षा से संबंधित है। तो इस चीज को आप सभी याद रखेंगे, और इसी का इंग्लिश फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है। जो भी कैंडिडेट्स जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, वो इस चीज को आप पढ़ सकते हैं। हालांकि एक बार मैं पढ़कर बता देता हूँ। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड, जिस जो कि ASL का फुल फॉर्म होता है। द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड इज ए स्कूल स्टूडेंट स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाय एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। वही चीज है यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में, जो कि मैं बता चुका हूँ कि यह स्कूल स्टूडेंट से संबंधित है, और दूसरा कि यह एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ACRL के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए, अगला हम लोग देखेंगे ISTE। ISTE नेशनल एजुकेशन तकनीकी स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले तो ISTE नेशनल एजुकेशन तकनीकी स्टैंडर्ड जो है, वह इसको याद रखेंगे कि 1998 में प्रकाशित किया गया था। इससे ज्यादा आप सभी से पूछा नहीं जाता है। फिर इफ्ला के बारे में हम पढ़ेंगे कि इफ्ला का मानक क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इफ्ला स्टैंडर्ड क्या होता है, तो इफ्ला स्टैंडर्ड द्वारा प्रस्तुत यह मानक जो है 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से मानक होते हैं, तो ये प्रश्न पूछी जाती है, डायरेक्ट पूछी जाती है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी में, सूचना साक्षरता में इफ्ला स्टैंडर्ड जो होते हैं उसके कितने मानक होते हैं, तो 3 मानक होते हैं। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से मानक होते हैं और उसको सही क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले हो जाएगा एक्सेस, एक्सेस। ठीक है, उसके बाद हो जाता है इवेल्युएशन, और उसके बाद हो जाता है यूज। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, एक्सेस, इवेल्युएशन एंड यूज। ठीक है, एक्सेस का क्या काम होता है कि सूचना का अधिगम करना। ठीक है, और इवेल्युएशन से ही आप जानते हैं कि उसका अर्थ मूल्यांकन होता है। तो ये सूचना जो भी प्राप्त होती है उसका मूल्यांकन करने का कार्य करता है। और यूज मतलब उपयोग करना, और यह सूचना का उपयोग से संबंधित है। तो एक्सेस, इवेल्युएशन एंड यूज, ये तीनों क्या है, इफ्ला के स्टैंडर्ड्स हैं। और किस में है, तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी के। ठीक है, चलिए, ये उसी को इंग्लिश फॉर्म में लिखा गया है। जो बच्चे इंग्लिश फॉर्म में है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप सभी से आग्रह है कि आप नोट्स बनाते चले, जिससे आपको रिवीजन करने में तकलीफ नहीं होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सूचना साक्षरता के मॉडल क्या होते हैं। तो देखिए, सूचना साक्षरता के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, तो ये इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो लीनियर टाइप के होते हैं, और एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर को हम लोग कहते हैं रैखिक, और इसका मतलब है कि इसके चरण जो है निश्चित दिशा में होने चाहिए, यानी कि दिस मीन्स दैट इट्स स्टेप शुड बी इन ए सर्टेन डायरेक्शन। ठीक है, और नॉन लीनियर जो होते हैं वह उस प्रकार के मॉडल होते हैं जो कि विभिन्न स्टेज में, विभिन्न रूप में साक्षरता को परिभाषित करते हैं। यानी कि उसके जैसे जैसे स्टेज आते हैं
वैसे ऐसे वे सूचना साक्षरता को परिभाषित करते हैं। तो वह क्या कौन से मॉडल हो गए, तो वह नॉन लीनियर मॉडल में आते हैं। और लीनियर मॉडल में क्या होते हैं कि इसके चरण निश्चित होते हैं, मतलब कि ये फिक्स होते हैं। ठीक, इसी के इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। नॉन लीनियर इन सच ए मॉडल लिटरेसी शुड बी डिफाइंड इन डिफरेंट फॉर्म्स एट डिफरेंट स्टेज। तो इस चीज को याद रखिएगा कि डिफरेंट फॉर्म्स एट डिफरेंट स्टेज, प्रत्येक अलग अलग स्टेज में उसको अलग अलग तरह से परिभाषित किया जाता है, व्याख्यात किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी के कौन कौन से मॉडल हैं, और लगभग यहाँ पे हम लोग 10 मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में अंत में हम लोग 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल भी पढ़ेंगे, एस्कोनुल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग का 10वां मॉडल होगा। तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट मॉडल है सिलिप। तो सिलिप के बारे में मैंने आप सभी को बताया है, और सिलिप आप जान गए होंगे। ठीक है, कि क्या होता है, और इसका गठन 2002 ईस्वी में हुआ था। ये सभी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, तो बार बार थोड़ा सा रिवीजन इसलिए करा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो सिलिप इंफॉर्मेशन लिटरेसी ग्रुप द्वारा सन 2004 ईस्वी में सन 2004 ईस्वी में सूचना साक्षरता को नए तरीके से परिभाषित किया गया था। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, सिलिप के द्वारा कब परिभाषित किया गया था इंफॉर्मेशन लिटरेसी को, तो 2004 ईस्वी में। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर यूनेस्को के द्वारा हम बात करें, पढ़ें, तो यूनेस्को द्वारा एसीआरएल फ्रेमवर्क को संशोधन कर एसीआरएल, और हम लोगों ने एएएसएल के बारे में पढ़ा था। एसीआरएल का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी स्टैंडर्ड, और इसके बारे में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि यह उच्च शिक्षा मानक से संबंधित है। ठीक है, यह जो मानक है एएसएल एसीआरएल वह उच्च शिक्षा से संबंधित है। तो यूनेस्को एसीआरएल फ्रेमवर्क जो है उसको संशोधन करके सूचना साक्षरता को नया पाठ्यक्रम में प्रस्तुत किया, जिसको एनसील हम लोग कहते हैं, ANCIL। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि ACRL फ्रेमवर्क का प्रयोग किया जाता था, तो उसके संशोधन करके ANCIL बनाया गया। तो यह किसके द्वारा बनाया गया है कि नहीं, प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपसे। तो आप यहाँ पे बताइएगा कि यूनेस्को के द्वारा ACRL फ्रेमवर्क को संशोधन कर सूचना साक्षरता के नवीन पाठ्यक्रम ANCIL में प्रस्तुत किया। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। फिर अगला हम लोग थर्ड बात करें, तो थर्ड में जो है वह है सूचना साक्षरता के 7 चेहरे हम लोग पढ़ेंगे। तो सूचना साक्षरता के 7 चेहरे, ये तो किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछी जाती है। तो इसमें सबसे पहला तो बात ये है कि यह क्रिस्टीन ब्रूस के द्वारा अपने पुस्तक में इसकी चर्चा की गई थी, और यह चर्चा जो है 1997 ईस्वी में 1997 ईस्वी में इसको क्रिस्टीन ब्रूस द्वारा अपने पुस्तक में 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी की चर्चा की गई थी। और उसके अनुसार जो है, यानी कि क्रिस्टीन ब्रूस के द्वारा 7 फेसेस से सूचना साक्षरता के क्या क्या हो सकते हैं, वह ये इस प्रकार बताया गया है। फर्स्ट बताया गया है, फर्स्ट फेस आईटी एक्सप्रेशन। ठीक है, आईटी एक्सपीरियंस। दूसरा सेकंड फेस बताया गया है द इंफॉर्मेशन सोर्स एक्सपीरियंस। थर्ड फेस की बात करें तो बताया गया है द इंफॉर्मेशन प्रोसेस एक्सपीरियंस। फोर्थ फेस की बात करें तो इसमें बताया गया है द इंफॉर्मेशन कंट्रोल एक्सपीरियंस। फिफ्थ हो जाएगा द नॉलेज कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस। सिक्स्थ फेज के बारे में चर्चा की गई है द नॉलेज एक्सटेंशन एक्सपीरियंस। और सेवेंथ फेज जो होती है विजडम एक्सपीरियंस, माने बुद्धिमत्ता वाली एक्सपीरियंस जो हो जाती है। तो आप इसको याद रखेंगे कैसे, तो आईटी एक्सपेंशन ऐसे याद रखिएगा। देखिए, आईटी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हो गया, आईटी के बाद क्या होता है सोर्स, सोर्स के बाद क्या हो जाएगा प्रोसेस। इस प्रकार से याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में, आईटी सोर्स, ऐसे याद रखिएगा आईटी सोर्स प्रोसेस कंट्रोल, कंट्रोल के बाद नॉलेज कंस्ट्रक्शन, नॉलेज कंस्ट्रक्शन के बाद नॉलेज एक्सटेंशन, और नॉलेज एक्सटेंशन के बाद विजडम, अंतिम में विजडम एक्सपीरियंस। तो कैसे याद रखिएगा आप लोगों, आईटी सोर्स प्रोसेस कंट्रोल, आईटी सोर्स प्रोसेस कंट्रोल, आईटी सोर्स प्रोसेस कंट्रोल। फिर आप लोग याद रखेंगे नॉलेज कंस्ट्रक्शन, नॉलेज एक्सटेंशन,
जब नॉलेज का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो उसके बाद उसमें एक्सटेंशन भी आएगा, और एक्सटेंशन के बाद आप बुद्धिमत्ता हासिल करेंगे तो ये विजडम एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? आईटी सोर्स प्रोसेस कंट्रोल, इस चार को एक साथ याद रखेंगे। आईटी सोर्स प्रोसेस कंट्रोल, उसके बाद नॉलेज कंस्ट्रक्शन, नॉलेज एक्सटेंशन, और फिर विजडम एक्सपीरियंस। तो ये जो मैं इसलिए याद करवा रहा हूँ कि ये परीक्षा में पूछी जाती है कि इनको क्रम से सजाएं, और इसमें ये भी पूछा जाता है कि इसके बाद कौन सा फेस आएगा, सेकेंड फेस के बाद थर्ड फेस में कौन सा आएगा, फोर्थ फेस में कौन सा आएगा। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। फर्स्ट में इसमें आईटी एक्सपीरियंस, फिर इंफॉर्मेशन सोर्स यानी आईटी सोर्स प्रोसेस कंट्रोल, आईटी सोर्स प्रोसेस कंट्रोल, उसके बाद नॉलेज कंस्ट्रक्शन, नॉलेज एक्सटेंशन, और विजडम एक्सपीरियंस। एकदम सिंपल है। और सूचना साक्षरता के 7 फेस कौन दिए थे? तो क्रिस्टिन ब्रूस द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1997 ईस्वी में दिया गया था। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अगला जो है हम लोग चौथा देखेंगे, जो कि कुहलथाउ मॉडल, कुहलथाउ इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल की बात इसमें कही गई है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस मॉडल में यह बताया गया है कि यह जो, सबसे पहले तो याद रखेंगे कि कुहलथाउ मॉडल कब आया था? तो 1988 ईस्वी में आया था, 1988 ईस्वी में आया था। ठीक है। और यह न्यू जर्सी के जो है रटगर्स विश्वविद्यालय है, और उसी में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोफेसर थे कोरल सी कुहलथाउ, इनके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये चीजें आप सभी को याद रहेगी। कुहलथाउ इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल कब आया था? 1988 ईस्वी में। किसने दिया था? तो कैरोल सी कोहलथाउ, जैसे कि नाम में ही है, कोहलथाउ इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल। और ये किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था, और किसके प्रोफेसर थे? तो रटगर्स विश्वविद्यालय के थे। ठीक है। और कोहलथाउ इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस में जो उसके 6 चरण होते हैं, तो 6 जो चरण होते हैं, स्टेप होते हैं, ये परीक्षा में पूछी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें सर्वप्रथम आता है कार्य दीक्षा, फिर चयन, अन्वेषण, फोकस, सूत्रीकरण, संग्रह और प्रस्तुति, जिसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे टास्क इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फोकस फॉर्मुलेशन, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। तो देखिए, इस जो 6 चरण है, इसको आपको हर हाल में याद ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने ये बताया कि इसमें याद आपको करना पड़ता है आईटी सोर्स प्रोसेस कंट्रोल, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, नॉलेज एक्सटेंशन, विजडम एक्सपीरियंस, वैसे ही आपको ये भी 6 चरण जो है यहाँ जो बताया गया है, क्योंकि यह परीक्षा में इसको क्रमबद्ध सजाने के लिए पूछा जाता है। तो पहले कौन आ जाएगा? टास्क इनिशिएशन, जिसे कार्य दीक्षा कहते हैं, फिर चयन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन मतलब अन्वेषण, फोकस सूत्रीकरण यानी कि फोमस फॉर्मुलेशन, उसके बाद संग्रह कलेक्शन, और लास्ट में हो जाएगा प्रेजेंटेशन। ठीक है। और यह जो है उपयोगकर्ता से दृष्टिकोण से प्राप्त जानकारी के समग्र दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। यह जो उपयोगकर्ता के जो दृष्टिकोण होते हैं, उससे सभी प्राप्त समग्र दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। उसी का यहाँ पे इंग्लिश फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि कुहलथाउ इंफॉर्मेशन सर्च मॉडल कैरल सी कुहलथाउ द्वारा दिया गया था, 1988 ईस्वी में दिया गया था। और ये जो रटगर्स यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में प्रोफेसर थे, और जो कुहलथाउ जी थे, वो 6 फेज ऑफ मॉडल इसके दिए गए हैं: टास्क इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फोकस फॉर्मुलेशन, कलेक्शन और प्रेजेंटेशन। ठीक है। और ये क्या जानकारी देते हैं? तो यह उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से प्राप्त जानकारी के समग्र दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि यूजर्स पॉइंट व्यू को यह प्रस्तुत करता है। तो आशा करता हूं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं जब क्लास खत्म हो जाएगा तो एक बार पुनः इन सभी तथ्यों को एक बार जल्दी जल्दी में 2-4 मिनट में रिवाइज करा दूंगा, ताकि आप सभी को याद रहे। ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्लस मॉडल। तो प्लस मॉडल की हम लोग जानकारी लेंगे। तो सर्वप्रथम जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कुहलथाउ मॉडल 1988 ईस्वी में आई थी, उसी प्रकार जो प्लस मॉडल है वह 1991 ईस्वी 1991 में दिया गया था, और ये स्कॉटलैंड में जेम्स ई हेरिंग द्वारा दिया गया था। जेम्स ई हेरिंग द्वारा प्लस इंफॉर्मेशन स्किल प्रोसेस मॉडल को विकसित किया गया था। यह एक सूचना साक्षरता मॉडल है जो विद्यार्थियों को उद्देश्य की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब प्लस मॉडल का क्या उद्देश्य है?
तो यह विद्यार्थियों की जो उद्देश्य होती है उसकी पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसमें मुख्य चीज क्या है, प्लस मॉडल में मुख्य चीज यही है कि 1991 ईस्वी में आया था, जेम्स ई हेरिंग द्वारा दिया गया था। जेम्स ई हेरिंग स्कॉटलैंड के निवासी थे और यह जो है इसलिए विकसित किया गया था कि यह एक सूचना साक्षरता वैसा मॉडल है जिसमें विद्यार्थियों को उद्देश्य की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, और इसी का यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि प्लस मॉडल क्या है और किसके द्वारा दिया गया है, इसको आप लोग देख लेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे 8W इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल। तो 8W इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा पिछले में कोलथाउ मॉडल 1988 में दिया गया था, उसके 6 चरण थे, कोलथाउ के द्वारा दिया गया था। उसी प्रकार प्लस मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा कि 1991 ईस्वी में दिया गया था और यह जेम्स हेरिंग के द्वारा दिया गया था। उसी प्रकार से 8W मॉडल जो है एनेट लाम, ये नाम याद रखेंगे आप सभी, एनेट नाम द्वारा विकसित किया गया था और यह मॉडल जो है 1990 में विकसित किया गया था। ठीक है, और यह जो है वेब इंटरनेट पर परियोजना और सामुदायिक आधारित सीखने के लिए एक 8 चरण का मॉडल है। ये किस पे आधारित है, तो वेब और इंटरनेट पर परियोजना और समुदाय आधारित सीखने के 8 चरण में ये मॉडल विकसित किया गया है। अच्छा, तो यहाँ पे आप सभी को मन में एक ये प्रश्न जगा होगा कि जो 8 चरण में ये जो मॉडल है वो दिया गया है, तो वे 8 चरण के 8 मॉडल कौन कौन से होते हैं। तो मैं आप सभी को बताऊंगा, इसलिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर ईएमआरएस के क्वेश्चन में आया था और यूजीसी नेट के परीक्षा में तो कई बार पूछी जा चुकी है। तो देखिए, फर्स्ट W 8W 8W मतलब 8W। तो 8W में फर्स्ट W जो का मतलब होता है वो होता है वंडरिंग, को याद रखेंगे। सेकंड जो होता है उसका मतलब होता है विगलिंग। थर्ड जो 8 मॉडल में होता है वो होता है वेविंग। और ये जो है ये इसी क्रम में आप लोग याद रखेंगे क्योंकि क्रम में सजाने की है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, वंडरिंग, फिर हो जाएगा विगलिंग, फिर हो जाएगा वेविंग, उसके बाद हो जाता है फोर्थ में वाचिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं और लिखवा देता हूँ। सिक्स्थ में हो जाता है वाचिंग के बाद वेबिंग, और वेबिंग के बाद हो जाता है सेवेंथ में हो जाता है व्रेपिंग, वंडरिंग, विगलिंग, वेविंग, वाचिंग, चार हो गया। यहाँ ये वेबिंग जो है पांचवा हो जाएगा, और छठा जो हो जाएगा, छठा वेबिंग के बाद हो जाता है व्रेपिंग, WRAPPING व्रेपिंग। सेवेंथ में हो जाता है वेविंग, WAVING वेविंग। और एट में हो जाता है विशिंग, WISHING। ठीक है, तो ये 8W होता है जो कि एनेट लाम द्वारा दिया गया था इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल में 1990 में विकसित किया गया था। तो इसे आप लोग इसी क्रम में याद रखेंगे तो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा गया है और इसके क्रम सजाने के लिए भी पूछ जाते हैं। जिस प्रकार मैंने बताया था कि आपको जो कोलथाउ मॉडल के 6 चरण है, जिसमें मैंने बताया था टास्क इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फोकस फॉर्मुलेशन, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, उसी प्रकार से आप सभी इसको भी याद रख लेंगे। फर्स्ट हो जाएगा वंडरिंग, दूसरा हो जाएगा विगलिंग, दूसरा तीसरा हो गया वेविंग, वाचिंग, वेबिंग, व्रेपिंग, वेविंग, विशिंग। तो आप सभी चार चार करके याद रखिएगा, वंडरिंग, विलिंगली, वेविंग और वाचिंग एक साथ याद रखिएगा। ठीक है, वंडरिंग, विगलिंग, वेविंग, वाचिंग। फिर से वेबिंग, व्रेपिंग, वेबिंग, व्रेपिंग, वेबिंग, व्रेपिंग, वेविंग, विशिंग। ठीक है, याद रखिएगा। कम से कम ये भी याद रखिएगा कि वनरिंग फर्स्ट पे आता है और लास्ट में क्या आता है, अथवा क्या होता है, विशिंग। तो इससे भी और यहाँ पे WEAVING है और यहाँ पे WAVING है, तो ये बाद में आती है, और विभिंग जो है वो पहले आती है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है दी बिग सिक्स मॉडल। और दी बिग सिक्स मॉडल जो है वह सूचना समस्या का सुलझाने का दृष्टिकोण एक सूचना साक्षरता मॉडल है।
जिसे 2001 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा, द बिग सिक्स मॉडल कब आया था, तो 2001 ईस्वी में दिया गया था। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो माइक आइजनबर्ग और बॉब बर्कोविच से, माइक आइजनबर्ग और बॉब बर्कोविच द्वारा विकसित किया गया था। और यह एक सूचना खोज प्रक्रिया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें इतना आप लोग याद कम से कम रखेंगे। और बाकी आगे जैसे जैसे यूनिट वाइज पढ़ेंगे और जिस प्रकार से आप सभी को आवश्यकता होगी, तो इसके अंदर भी बृहत स्तर पे आप सभी को पढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी आप यही समझिए कि जो बिग सिक्स मॉडल है वह 2001 में विकसित किया गया था, ठीक है, सूचना साक्षरता मॉडल है। और यह माइक आइजनबर्ग और बॉब वर्कोजिच द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला मॉडल हम लोग देखेंगे जो कि है DIAED-CUIL मॉडल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यानी उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा जो है, यह 2013 में उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन हुआ था एक, जिसका नाम था बिल्डिंग नेटवर्क्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हायर एजुकेशन इनेबलिंग टू डिलीवर वैल्यू। इसका शीर्षक था, क्या शीर्षक था, ये भी आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, कि जो DIAED-CUIL मॉडल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो हुआ था, जो एक 2013 में सम्मेलन हुआ था, उसका शीर्षक क्या था। तो शीर्षक का नाम आप लोग बखूबी याद रखेंगे, बिल्डिंग नेटवर्क्स फॉर इंफॉर्मिंग इंडियन हायर एजुकेशन इनेबलिंग टू डिलीवर वैल्यू, इसी शीर्षक से। और यह जो है नई दिल्ली में इस सम्मेलन किया गया था। और एक क्विज का आयोजन भी किया गया था 2030 ईस्वी में, ठीक है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए जिसका उद्देश्य विभेदित विश्वविद्यालय प्रणाली के नियोजित विस्तार से भारत के उच्च शिक्षा केंद्र को विकसित करना है। तो ये इसका उद्देश्य है कि जो भारत में उच्च शिक्षा केंद्र है उसको विकसित करना है, ठीक है। तो DIAED-CUIL मॉडल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अगर आपसे पूछा जाए, तो आप सभी बखूबी बताइएगा कि यह जो मॉडल है 2013 में आया था, ठीक है। और यह नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका शीर्षक था बिल्डिंग नेटवर्क्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन हायर एजुकेशन एनेबलिंग टू डिलीवर वैल्यू, ठीक है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे और इसी का इंग्लिश रूपांतरण यहाँ दिया हुआ है, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अगला मॉडल हम लोग पढ़ेंगे जो कि 9th है, एम्पावरिंग 8IL मॉडल, ठीक है। तो एम्पावरिंग 8IL मॉडल जो भी है, IL का मतलब यहाँ पे है सूचना साक्षरता से, इतना तो आप समझ ही सकते हैं, आई से हो गया इंफॉर्मेशन, एल से हो गया लिटरेसी। तो यह जो सूचना साक्षरता मॉडल का विकास जो है, वह इफ्ला ALP द्वारा प्रायोजित सूचना साक्षरता कार्यशाला में विकसित किया गया है, जिसे राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना विज्ञान संस्थान कोलंबो विश्वविद्यालय श्रीलंका द्वारा 2004 में विशेष रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र में हितधारकों के लिए आयोजित किया गया है, ठीक है। कहाँ के लिए आयोजित किया गया है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में हितधारकों के लिए आयोजित किया गया है। इफ्ला ALP द्वारा ये प्रायोजित है। और एम्पावरिंग 8IL मॉडल कब आया था, तो 2004 ईस्वी में आया था। और यह कोलंबो विश्वविद्यालय श्रीलंका द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। इस तथ्य को याद रखिएगा, इससे भी संबंधित प्रश्न, मैं जितने भी फैक्ट्स अभी तक बताया हूँ उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, अवश्य ही पूछे जाते हैं। लास्ट है यह 10वां मॉडल जो कि है एस्कोनुल 7 पिलर्स इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल। और यह जो मॉडल है वह 1994 ईस्वी में आया था, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और यह सूचना साक्षरता मॉडल है, ठीक है। और यह जो एस्कोनल मॉडल है वह दी सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के द्वारा तैयार और विकसित उच्च शिक्षा में सूचना कौशल का एक मॉडल है। और यह जो मॉडल है, इस मॉडल को दुनिया भर के पुस्तकालय अध्यक्षों शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थियों को सूचना साक्षरता कौशल प्रदान करने में उनकी मदद करने के साधन के रूप में अपनाया गया है। तो यह इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। जो एस्कोनुल 7 पिलर्स इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल है वह 1994 में आई थी। और यह जो मॉडल है सभी पुस्तकालय अध्यक्ष और शिक्षकों के द्वारा अपनाया गया है।
क्यों? क्योंकि वह इसके द्वारा शिक्षार्थियों को, जो कि पढ़ने वाले छात्र हैं, उसको सूचना साक्षरता कौशल प्रदान करने में इसकी मदद करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लोग इसमें देखिएगा एस्कोनुल का, कि एस्कोनुल जो है सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ जो दिए गए हैं, 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, तो 1999 ईस्वी में एस्कोनुल वर्किंग ग्रुप ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सूचना साक्षरता के जो 7 स्तंभ है, जो कि 1999 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। वैसे तो ये मॉडल जो है 1994 में ही आया था, लेकिन जो सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ है वो 1999 में प्रकाशित किया गया था। और पूछा जा सकता है आपसे कि यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो आप बताइएगा कि एस्कोनुल वर्किंग ग्रुप ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है। आशा करता हूं कि यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। और अभी तक मैंने आप सभी से एक बार भी नहीं बोला है कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों को भेजें, ताकि उन्हें भी लाइब्रेरी साइंस समझने का, सीखने का मौका मिले। तो ये इंग्लिश फॉर्मेट में उसी बात को है, एस्कोनुल 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल का। और जो छात्र अंग्रेजी माध्यम के हैं वे इसे देख सकते हैं, बाकी मैंने हिंदी में बहुत अच्छे से आप सभी को समझा दिया है। और एस्कोनुल ने मूल 7 स्तंभों के मॉडल को एक नए मॉडल एस्कोनुल 7 पिलर्स इंफॉर्मेशन लिटरेसी कोर मॉडल में 2011 में अपनाया है। तो एस्कोनुल के 7 पिलर्स क्या है? तो एस्कोनुल कब आया था? 1994 में आया था। ठीक है। 1999 ईस्वी में इसके 7 मॉडल दिए गए थे, इस चीज को मैंने बताया। ठीक है। और उसके बाद नए मॉडल में 2011 ईस्वी में अगर पूछ दिया जाए कि एस्कोनुल के जो 7 मूलभूत स्तंभ हैं जो, तो कब आया था लेटेस्ट, उसे कब प्रकाशित किया गया था, कब अपनाया गया था, तो वह 2011 में अपनाया गया था। और उसका जो शीर्षक है क्या था? तो दी एस्कोनुल 7 पिलर इंफॉर्मेशन लिटरेसी कोर मॉडल। ठीक है। इसके रूप में 2011 में अपनाया गया था और इसी का यह इंग्लिश रूपांतरण है। अगला हम लोग जो 7 पिलर्स के बारे में अभी तक पढ़ रहे हैं, जो कि लेटेस्ट 2011 ईस्वी में आई थी, और यह परीक्षा किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है कि एस्कोनुल 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल का जो लेटेस्ट कब प्रकाशित किया गया था और नए रूपांतरण कब किया गया था, तो 2011 ईस्वी में किया गया था। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और 7 पिलर्स क्या होते हैं एस्कोनुल के? तो पहला होते हैं आइडेंटिफाई, दूसरा स्कोप, प्लान, गैदर, इवेल्युएट, मैनेज, प्रेजेंट। इसको भी आप लोग क्रम में याद करेंगे। फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवेल्युएट, मैनेज, प्रेजेंट को याद रखेंगे। और आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई मतलब किसी को पहचानना होता है। तो सूचना की एक व्यक्तिगत आवश्यकता की पहचान करने में सक्षम होता है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कहते हैं। स्कोप मतलब उसका स्कोप कहाँ तक है, तो वर्तमान ज्ञान को समझने और आकलन करने में, अंतराल की पहचान करने में सक्षम होता है। प्लान की बात करें तो सूचना और डेटा का पता लगाने के लिए रणनीति बनाने में सक्षम है। फोर्थ, गैदर की बात करें तो उन सूचनाओं, गैदर मतलब होता है कि इकट्ठा करना, तो उन सूचनाओं और डेटा का पता लगाने, उन तक पहुंचने में सक्षम जिनकी उन्हें आवश्यकता है। इवेल्युएट मतलब होता है कि मूल्यांकन करना, तो अनुसंधान प्रक्रिया की समीक्षा करने, जानकारी, डेटा की तुलना एवं मूल्यांकन करने में सक्षम। मैनेज का होता है व्यवस्थित करना, यानी कि पेशेवर और नैतिक रूप से जानकारी को व्यवस्थित करने में सक्षम, तो यह मैनेज के अंतर्गत आती है। और प्रेजेंट होता है कि मतलब उसको दिखाना, तो प्राप्त ज्ञान को लागू करने में सक्षम, अपने शोध परिणामों को प्रस्तुत करना, नए ज्ञान को बनाने के लिए नई पुरानी जानकारी और डेटा को संश्लेषित करना, इन्हें विभिन्न तरीकों से प्रसारित करना, ये प्रेजेंटेशन का काम होता है, प्रेजेंट का। तो स्कनुल 7 पिलर्स कब आया था? 1994 ईस्वी में आया था। 7 पिलर्स कब दिया गया था? तो 1999 ईस्वी में दिया गया था। और 7 पिलर्स को पुनः कब प्रकाशित किया गया था लेटेस्ट नए नाम से? तो 2011 ईस्वी में। इस चीज को याद रखेंगे। 7 पिलर्स में कौन कौन से आते हैं लिटरेसी मॉडल? तो आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवेल्युएट, मैनेज, प्रेजेंट। आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवेल्युएट, मैनेज, प्रेजेंट।
तीन चार बार आप लोग इसको इस तरह से बोलिएगा तो आप सभी को याद हो जाएगा। तो यह हमारा 10वां मॉडल था और अंतिम मॉडल था। तो यहीं पे जो है यह क्लास समाप्त होती है और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ा, जिसको एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। सूचना साक्षरता हम लोगों ने पढ़ा कि 1974 ईस्वी में आया था, पॉल जी जिकोरोस्की के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे हम लोगों ने सूचना साक्षरता का डिफिनेशन पढ़ा, जिसको आप सभी याद रख लेंगे। फिर हम लोगों ने सूचना साक्षरता के बारे में आगे पढ़ा कि सूचना साक्षरता के उपयोग और उसके क्षेत्र क्या है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सिलिप जो है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, तो इसके द्वारा सूचना साक्षरता का मतलब क्या समझाया गया। तो इसमें समझाया गया कि आपको कब और क्यों जानकारी की आवश्यकता है और इसे कहाँ खोजना है, और नैतिक तरीके से मूल्यांकन, उसके मूल्यांकन, उपयोग और संवाद कैसे करना है, यह सिलिप के द्वारा बताया गया था। ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने सूचना साक्षरता के विशिष्ट पहलू पढ़ा, जिसमें सूचना जो साक्षरता होते हैं उसके फॉर्म फॉर्म क्या होने चाहिए, फॉर्मेट क्या होने चाहिए, लोकेशन क्या होने चाहिए। फिर आईटी सेक्टर का एजुकेशन होना चाहिए। फिर नए नए अभी प्रौद्योगिकी का उत्पन्न हुआ है, तो उसमें हम लोग WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल की जानकारी होनी चाहिए। ये सभी की जानकारी होगी तभी तो आप सूचना को खोज पाइएगा ना। तो और सूचना साक्षरता भी आप साक्षर हो पाइएगा। आपको मालूम चलेगा कि ये WW की जानकारी होगी तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस वेबसाइट से हमें कौन सी जानकारी मिल सकती है। ठीक है। वहीं सूचना साक्षरता के घटक के बारे में हम लोगों ने बात की, चर्चा की। कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या कौन से हो सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ देखा कि पुस्तकालय साक्षरता होनी चाहिए, पुस्तकालय के बारे में नॉलेज होना चाहिए, संसाधन साक्षरता होना चाहिए, शोध साक्षरता होना चाहिए, प्रकाशन साक्षरता होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी संसाधन साक्षरता भी होनी चाहिए। और अभी डिजिटल युग में डिजिटल साक्षरता तो अति महत्वपूर्ण है। फिर नेटवर्क साक्षरता और साइंटिफिक लिटरेसी तो होनी ही चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने एएसएल के बारे में पढ़ा। एएसएल में हम लोगों ने एएसएल का फुल फॉर्म जाना, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड। फिर इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि यह स्कूली छात्रों से संबंधित होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि यह जो है एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकाशित होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एसीआरएल के बारे में, जो कि कॉलेज से संबंधित होता है और यह उच्च मानक से संबंधित होता है। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी। और मैं ये एक बार रिवीजन आप सभी को करा रहा हूँ ताकि आप लोगों ने इस क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ा ये चीज आपको पता हो। फिर हम लोगों ने पढ़ा आईएसटी के बारे में। तो आईएसटी जो होता है उसका फुल फॉर्म देख लीजिए, और यह जो है 1998 में प्रकाशित हुआ। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इफ्ला के क्या स्टैंडर्ड हो सकते हैं, और इफ्ला द्वारा 3 मानक प्रस्तुत किए गए हैं। तो वे 3 मानक कौन कौन से हैं, तो एक्सेस, इवेल्युएशन और यूज, ये तीनों का हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सूचना साक्षरता के मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लीनियर मॉडल और दूसरा होता है नॉन लीनियर मॉडल। ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ा। इसमें पढ़ा कि लीनियर मॉडल में जो होते हैं इसके चरण निश्चित होते हैं, और नॉन लीनियर में जो होते हैं विभिन्न स्टेज में विभिन्न रूप से साक्षरता को परिभाषित किया गया है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सिलिप के बारे में, कि सिलिप के बारे में इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल जो है, सिलिप के बारे में क्या कहा गया, सिलिप ने क्या परिभाषा दी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यूनेस्को के द्वारा जो एसीआरएल था उसको एएनसीआईएल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। फिर हम लोगों ने 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन हायर एजुकेशन पढ़ा, जिसमें पढ़ा कि यह क्रिस्टियन बुर्स द्वारा अपनी पुस्तक में चर्चा की गई थी 1997 ईस्वी में। इसको मैंने याद भी आप लोग करवाया कि आईटी सोर्स प्रोसेस कंट्रोल, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, नॉलेज एक्सटेंशन और विजडम एक्सपीरियंस, ये 7 फेसेस होते हैं, और 7 फेसेस को क्रमबद्ध याद रखिएगा। फिर हम लोगों ने कोलथाउ मॉडल पढ़ा। इसमें पढ़ा कि केरल से कोलथाउ जो है उन्होंने कोलथाउ इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल दिया था, और वह 1988 ईस्वी में दिया था। इसमें उन्होंने 6 चरण की बात की थी, जिसमें कार्य, चयन, अन्वेषण, फोकस, सूत्रीकरण, संग्रह और प्रस्तुति, यानी कि इंग्लिश में आप बोले तो
टास्क इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फोकस, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। उसके बारे में हम लोग पढ़े प्लस मॉडल। प्लस मॉडल में ज़्यादा कुछ तो पढ़ना नहीं था। प्लस मॉडल में यही पढ़ना था कि 1991 ईस्वी में यह मॉडल आया था, और यह जो मॉडल है वह जेम्स ई हेरिंग द्वारा दिया गया था, और यह जो है विद्यार्थियों के जो उद्देश्य होते हैं उसको पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो प्लस मॉडल के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद सिक्स्थ में हम लोग 8W मॉडल पढ़ा, जिसमें पढ़ा कि 8W मॉडल जो है एनेट लाम द्वारा दिया गया था। 1990 ईस्वी के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, और यह जो है वेब और इंटरनेट परियोजना और समुदाय आधारित पर सीखने और सिखाने का कार्य करती है। फिर 8W मॉडल में हम लोग पढ़ा कि आखिरकार 8W होता क्या है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि 8W में 8W का मतलब होता है, फर्स्ट होता है वॉन्डरिंग, सेकेंड होता है विगलिंग, थर्ड होता है वेबिंग, फिर होता है वाचिंग, उसके बाद होता है वेबिंग, और उसके बाद रैपिंग, वेबिंग, विशिंग। तो ये चारों ये आठों मैंने बोला आप सभी को याद करने के लिए। उसके बाद दी बिग सिक्स मॉडल पढ़ा। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, यही पढ़ना था कि 2001 ईस्वी में विकसित किया गया था, और यह जो है माइक आइजनबर्ग और बॉब बर्कोविच द्वारा विकसित किया गया था। फिर हम लोगों ने DIE DCU IL मॉडल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के बारे में पढ़ा कि 2013 में आया था, और इसके शीर्षक कौन से थे, तो बिल्डिंग नेटवर्क फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन हायर एजुकेशन इनेबलिंग टू डिलीवर वैल्यू था। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इनपावरिंग 8IL मॉडल, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि यह 2004 ईस्वी में आई थी श्रीलंका कोलंबो विश्वविद्यालय द्वारा, और यह जो विकास है यह इफ्ला और ALP के द्वारा मिलकर किया गया था। फिर हम लोगों ने स्कैनुल 7 पिलर्स इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल पढ़ा। इसमें पढ़ा कि 1994 में यह मॉडल आया था, परंतु 1999 ईस्वी में इसके 7 स्तंभ दिए गए थे। तो ये पूछा जाए सिर्फ कि स्कैनुल कब आया, तो 1994 याद रखिएगा। स्कैनुल के 7 स्तंभ कब आए, तो 1999 आया था। और जो ये 7 स्तंभ है नए स्वरूप में कब पेश किए गए, तो 2011 ईस्वी में नए टॉपिक के साथ, नए नाम के साथ दिया गया। ठीक है, और ये चीजें मैंने आप सभी को पढ़ा दी है। और नया जो नाम था वो था दी स्कैनुल 7 पिलर्स इंफॉर्मेशन लिटरेसी कोड मॉडल के नाम से इसे दिया गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि 7 पिलर्स आखिरकार हैं स्कैनुल के, तो कौन कौन से हैं 7 पिलर। तो 7 पिलर के नाम हम लोगों ने जाने, आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवेलुएट, मैनेज, प्रेजेंट। तो दोस्तों यह यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ा। आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूजर। ठीक है, फिर यूजर स्टडीज, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, और यूजर एजुकेशन और उसके इनिशिएशन माने शिक्षा हम लोग लेंगे। तो यहीं पे क्लास आज का हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे इस क्लास से जुड़े, और आशा करता हूं कि आप सभी को इस क्लास से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और आप सभी हमसे बने रहिए, मेरे क्लास के साथ रहिए। आप सभी को और भी आगे लाइब्रेरी साइंस से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण क्लासेज मिलेंगी, और बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा। दोस्तों आखिरी बार फिर से एक बार और आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप हमें टेलीग्राम से चैनल से जुड़ें और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें, जिसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अथवा QR कोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये एक QR कोड है जिसके द्वारा आप हमें कुछ भी सहयोग राशि अथवा जो आपका मन करे वो कर सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि आपके टीचर्स ने, भाई ने, बड़े भाई ने अगर आपके लिए इतनी कंटेंट तैयार की है, मेहनत की है, आपको उससे कुछ लाभ मिल रहा है, तो आप चाहें तो कुछ सहयोग राशि सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।